गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रमुख पुस्तक सृजन के पाठ 14 ठेले पर हिमालय, जो कि आपके गद्य खंड में से लिया गया है, के लेखक धर्मवीर भारती हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम धर्मवीर भारती के जीवन परिचय को समझते हैं। इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1997 ईस्वी में हुई। इनका जन्म इलाहाबाद के अतरसुइया नामक छोटे से गांव में हुआ था। भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की समस्त विधाओं में सृजन किया, जैसे कि काव्य, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, नाटक, कहानी संग्रह इत्यादि। भारती ने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया और इसके संपादन से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी रहे। इसके बाद ही उन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ किया था। भारती साहित्यिक संगम के संपादक भी रहे। कुछ समय तक इन्होंने इस कार्य को किया। इनकी रचनाओं में हमें मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य व लोक जीवन की झांकी मिलती है। यानी ये सारी बातें हमको इनकी समस्त विधाओं में देखने को मिल सकती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास, जिसमें है गुनाहों का देवता, जिस पर इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। सूरज का सातवां घोड़ा, सपनों का देश। फिर बात करते हैं हम इनके द्वारा लिखित काव्यों की, जिसमें ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनु प्रिया, सपना अभी भी आद्यंत। फिर बात करते हैं हम कहानी संग्रह की, जिसमें मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग प्रसिद्ध हैं। निबंध संग्रह में ठेले पर हिमालय, जिसका एक अंश, इसका एक भाग हम पढ़ रहे हैं, और कहनी अनकहनी। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारी विधाएं, जैसे कि एकांकी और नाटक है, इन सब के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। बहुत सारी यात्राएं की इन्होंने, तो इनके बहुत सारे यात्रा वृतांत भी हमें प्राप्त होते हैं, संस्मरण भी हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस पाठ की। ठेले पर हिमालय नाम से ही पता चलता है कि ठेले पर हिमालय कैसे हो सकता है। आपने भी अपने आसपास बहुत बार ठेले पर बर्फ़ की सिल्लियों को देखा होगा। तो लेखक ने भी पाठ का प्रारंभ इसी स्थिति से ही किया है कि जब वो बर्फ़ की सिल्लियाँ ठेले पर रखी हुई देखते हैं, तो उन्होंने एक बार यात्रा की थी कौसानी नामक स्थान की। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ की जो पर्वतीय छटा थी, उन बर्फ़ की सिल्लियों को देखकर लेखक को वो सारी बातें याद आती हैं और उसी संस्मरण को इन्होंने इस ठेले पर हिमालय में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। कौसानी नामक एक छोटा सा कस्बा है जो कि सोमेश्वर की घाटी में बसा है, और इसकी तुलना लेखक ने स्विट्ज़रलैंड की सुंदरता से की है। वहाँ पर हिमालय का जो सौंदर्य है, केसरमयी जो घाटी है, यानी संध्या का समय जब सूर्य ढलता है या सूर्य का उदय का जो समय है, उस पर जो बर्फ़ पर उसकी किरणें पड़ती है, उन सब का सौंदर्य इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में करने का प्रयास किया है। तो आइए हम भी चलते हैं हिमालय की सुंदरता देखने। स्टूडेंट्स, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती के जीवन परिचय को पढ़ने के बाद अब हम पाठ को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। लेखक हमसे ये पूछ रहा है कि ठेले पर हिमालय, यह पढ़ते ही आपके दिमाग में भी ये आता होगा कि बड़ा अजीब सा शीर्षक है, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिले लाते हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और लेखक कह रहे उनकी ये जो बात थी, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है, ये बात सुनकर तत्काल ही मेरे मन में एक शीर्षक कौंध गया, और वो था ठेले पर हिमालय। यानी बर्फ़ की जो सीलियाँ उन्होंने देखी, उसे देखकर उन्हें ठेले पर हिमालय शीर्षक याद आ गया। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है
और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे, उतर आओ ऊंचे शिखर पर, बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। यहाँ लेखक ने इस अनुच्छेद के अंतर्गत नए कवियों और नए शीर्षकों पर लिखने वाले लेखकों की तरफ इशारा किया है कि वो इस शीर्षक पर बहुत सारी कविताएं भी लिख सकते हैं। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। यहाँ पीड़ा उठती का अर्थ हम कह सकते हैं कि वो याद दिलाती है या कुछ छोटी सी तकलीफ दे जाती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। वो अपने गुरुजन मित्र की मन स्थिति का वर्णन हमें कर रहे हैं कि ठेले पर हिमालय यानी बर्फ की सीलियाँ देखकर उन्हें अपना बिताया हुआ समय, जो कि हिमालय की सुनहरी छटा के बीच में बीता होगा, या उन्होंने हिमालय का जो सुंदर रूप देखा होगा, उसको याद करके वो थोड़ा सा परेशान हुए होंगे, उन्हें याद आई होगी। और वो कह रहे हैं कि मैं उनकी इस मन स्थिति को बहुत आराम से समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी बर्फ़ देखी है, मैं भी इस बात को जानता हूँ या हिमालय के सौंदर्य को अच्छे से समझता हूँ। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत अधिक निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। अब आगे इस पाठ में लेखक हमें अपनी कौसानी की यात्रा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वो वहाँ पहुँचे और किस तरह से उन्होंने हिमालय का सुंदर दृश्य देखा और किस तरह से उन्हें कितने ही कठिनाइयों का सामना उस स्थान तक पहुँचने के लिए करना पड़ा। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करती हुई कोसी वहाँ बहने वाली एक नदी का नाम है, जो कि बहुत ही भयानक मोड़ों को पार करते हुए जाती है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। कौसानी का जो रास्ता है उसके लिए लेखक ने हमें यहाँ पर बताया कि बहुत ज़्यादा कष्टप्रद, बहुत ज़्यादा सूखा और बहुत ज़्यादा कुरूप है। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। और बिल्कुल सूखे सूखे पहाड़ हैं, वहाँ पर हरियाली यानी पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं है। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि हम जब कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। यहाँ चेहरा पीला पड़ना एक मुहावरा भी है, और पीला कब पड़ता है? जब किसी व्यक्ति को भय या डर की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अल्मोड़े के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो तो खतरनाक थे ही, लेकिन हमें ड्राइवर भी ऐसा नौसिखिया और लापरवाह मिला जिसने सभी जो मुसाफिर थे उनकी हालत ख़राब कर दी। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहाँ उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी, यानी थोड़ी सी गर्मी थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। यानी कि लेखक और उनका मित्र वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहे थे अपने मित्र का। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है, और जैसे ही उन्होंने अपने मित्र शुक्ल जी को बस से उतरते देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी जान में जान आई। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी। यह वो शुक्ल जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि शुक्ल जी के साथ उनका कितना अच्छा मित्रवत व्यवहार रहा है। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सा दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस है या कैमरा है या बाइनाकुलर। यहाँ बाइनाकुलर का अर्थ लेंगे आप दूरबीन से।
अब आगे देखते हैं। यहाँ जो शुक्ल जी के साथ एक व्यक्ति आया है, उसी का वर्णन किया गया है कि वो दिखने में किस तरह का है। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आप झूमते हुए आना। वो कह रहे हैं कि उन्हें देखकर बड़ी उत्सुकता हुई जानने की कि यह कौन है। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़ कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सैन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गया, यानी उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा। कितना मीठा था हृदय से वह, बहुत ही अच्छे हृदय का, अच्छे मन का। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, यानी उनकी जो हरकतें थी वो आगे हमें समझ में आई। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पर पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। अभी तक का जो उन्होंने रास्ता देखा था, हमें बताया कि वो बहुत ही उबड़ खाबड़ कष्टप्रद था। लेकिन वो कह रहे कि अब हम जब कोसी से आगे की ओर चले तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर और हरे भरे खेत नजर आए। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, जहाँ पर कोसी बसा है, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। लेखक हमें यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य बता रहा है जब वो कौसानी जा रहे हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीच वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। यहाँ टेढ़े मेढ़े कंकरीली पत्थर और अजगर सी सड़क इसलिए कहा है क्योंकि उस जो सड़क है उसमें बहुत ज़्यादा घुमाव दिए गए थे। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस का मतलब बहुत ज़्यादा आलस के साथ में, लेकिन आलस भी ऐसा कि उसमें बहुत आनंद की अनुभूति उन्हें हो रही थी। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य? अब उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सौंदर्य जिसके बारे में हमने बहुत सुना था। हम लगभग कौसानी के नज़दीक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी उस तरह का कोई हरा भरा या सुंदर दृश्य हमें नज़र नहीं आ रहा। वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। यानी उनके मित्र ने उन्हें कश्मीर के साथ तुलना करते हुए कहा था कि कश्मीर से भी ज़्यादा कौसानी सुंदर है। गांधी जी ने यही अनासक्ति युग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। और महात्मा गांधी ने तो स्विट्जरलैंड जैसे बहुत ही सुंदर जगह को या प्राकृतिक सौंदर्य से भरे स्थान को कौसानी के साथ तुलना कर दिया है। ये नदी घाटी सुंदर, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। वो मन में सोच रहे हैं कि यहाँ इतना तो प्रशंसा योग्य कुछ है नहीं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और जो जो कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। वो कह रहे हैं कि अब कौसानी आने वाला है और तब तक इस तरह का कोई दृश्य हमारे समक्ष दिखाई नहीं दिया। तो इन सारी बातों से हमें अधैर्य, असंतोष और क्षोभ भी नज़र आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो बिल्कुल चुप थे और शुक्ल जी से पूछा जाए तो वो कुछ कह नहीं रहे थे। सहसा बस ने एक बहुत बड़ा लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चलने लगी। यहाँ से जो दृश्य है वो बदल जाता है। अब हमारे सामने कौसानी का बहुत ही सुंदर चित्रण है। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा, यानी बिना मन के जबरदस्ती बस से उतरा। जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैं बस से उतरा, यानी बस से उतरने के पहले लेखक की स्थिति दूसरी थी। वो सोच रहे थे, पछता रहे थे मैं कहाँ आ गया। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो बस से उतरे तो वो पत्थर के समान स्तब्ध आश्चर्य से भरे रह गए। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कलयूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे।
50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गैरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल पत्थर। किस तरह से वो बसा हुआ है, किस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, उसी का वर्णन है। आगे देखते हैं। जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद सुंदर पत्थर की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा देने वाली बेलें की लड़ियों सी नदियाँ, और दूर से देखने पर वहाँ जो नदियाँ बह रही हैं और आपस में एक दूसरे को काटकर आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सफ़ेद माला की लड़ी सी दिखाई दे रही हूँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बैलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आंखों से लगा लूँ। और लेखक कह रहे हैं कि उन्हें इतना सुंदर दृश्य लगा वो कि मैं उन्हें अपनी आंखों से ही लगा लूँ, यानी अपनी आंखों में ही बसा लूँ या छिपा लूँ। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी ऐसा लगा कि यहाँ का सौंदर्य इतना प्यारा है कि हम अगर जूते पहनकर जाएं तो शायद यहाँ की धरती ही गंदी हो जाए। धीरे धीरे मेरी निगाहों में इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पत्थरों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। वो आगे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बता रहे हैं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा, और अब लेखक का यहाँ आना सफल हुआ। उस दृश्य की चर्चा लेखक हमसे आगे कर रहे हैं, यानी कि उन्हें हिमालय पर्वत के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज़ है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुखला, न हल्का नीला, पर तीनों का आवाज़ देता हुआ। ये है क्या? बर्फ़ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है, वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। यानी उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ का जो दृश्य दिखाई दे रहा था, जो पर्वत है हिमालय, उसका जो सुंदर रूप दिखाई दे रहा था, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बादलों से कोई छोटा सा बालक झांक रहा हो। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ, वह देखो! शुक्ल जी, सैन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लेकिन वो क्योंकि बादलों के पीछे छुपा था, तो एक सेकंड के लिए दिखने के बाद वो फिर से गायब हो गया, और मैं खुशी के मारे बहुत जोर से एक छोटे बच्चे की तरह चिल्ला उठा। लगा उसे बाल शिकर जानकर किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। आपने देखा होगा जब आप सफ़र करते हैं या जब आप छोटे थे तो बाहर खिड़की से झांकने की छोटे बच्चों की आदत होती है, तो कहीं हाथ या कुछ कट ना जाए उनका, तो उनको लगातार मना किया जाता है कि उन्हें इस तरह का कोई व्यवहार वहाँ पर नहीं करना है। लेकिन बच्चे नहीं मानते, तो जिस तरह से उन्हें जल्दी से अंदर खींच लिया जाता है बचाव के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से लेखक को ऐसा लगा जैसे कि एक छोटे से बच्चे की तरह उस बादल को किसी ने अंदर खींच लिया हो कि कहीं वो गिर ना पड़े या उसे चोट नहीं लग जाए। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। आगे लेखक बता रहे हैं कि वो जो उन्होंने एक क्षण के लिए हिमालय के दर्शन किए, वो कह रहे हैं उस हिम दर्शन में न जाने क्या था कि आज तक की जो थकावट थी, जो खिन्नता थी, जो निराशा थी, वो सभी गायब हो गई और एक उत्साह सा भर गया। हम सब आकुल हो उठे। अब ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मतलब लेखक अपनी अनुभूति बता रहा है कि जब पहली बार उन्होंने हिमालय के दर्शन किए तो उन्हें किस तरह का आभास और एहसास हुआ या अनुभूति हुई, और उसे दोबारा देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा अधीर थे और सोच रहे थे कि मेरा दिल बुरी तरीके से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है कि मैं हिमालय के दर्शन दोबारा करूँगा तो मेरी क्या स्थिति होगी। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। और शुक्ल जी
मुझे देखकर इस तरीके से मौन थे कि जैसे वो मुझे अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हो कि कौसानी आया भी नहीं था और तुम निराश हो गए थे। डाक बंगले के खानसामे ने बताया, आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। इस बात से ये पता चलता है कि पिछले कई दिनों से वहाँ का जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। बहुत ज़्यादा बादल थे, जिसके कारण कई लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते रहे हिमालय के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो नहीं देख पाए। और लेखक को खुशकिस्मत बताया गया है यहाँ पर, जिसने आते ही हिमालय के दर्शन कर लिए। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। आगे बताते हैं वो, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब है लगातार हिमालय की जो पर्वतमाला है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर ये बता पाता तो ये खरोच ये पीर ही क्यों रह गई होती। वो कह रहे हैं कि वो जो अनुभूति है ना, मैं उसे आपको शब्दों में बहुत अच्छी तरह से नहीं बता सकता। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वो क्यों हिमालय जाते थे। ये पहली बार मेरी ही समझ में आ रहा था। पुरानी जो परिपाटी या परंपरा चली आ रही है कि जो लोग संन्यास लेते हैं तो वो लोग हिमालय की तराइयों में साधना के लिए या तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो कह रहे कि जितने भी पुराने साधक थे उन्होंने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप क्यों कहा था और उन्हें शांत करने के लिए वो लोग हिमालय की तराइयों में ही आकर क्यों अपनी साधना, अपनी तपस्या किया करते थे। ये बात मुझे आज हिमालय को देखने के बाद महसूस हो रही है। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ, यानी मन में आया, कितनी कितनी पुरानी है ये हिमराशि। और दिमाग में ये भी आया कि ये जो हिमालय की बर्फ़ है वो कितनी पुरानी है, यानी कई करोड़ों साल से हिमालय के ऊपर ये परत जमती जा रही है, जमती जा रही है। तो जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, यानी अटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंधड़ हू हू करते हुए बहते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या इस हिम राशि पर कभी किसी मनुष्य के पैर पड़े, यानी इतनी ऊंचाई तक कभी कोई जा पाया। और इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिघली केसर बहने लगी। वो कह रहे हैं कि सूरज जो है वो डूबने लगा था, यानी संध्या समय हो गया था। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई। वहाँ का वातावरण संध्या समय में किस तरह का है उसका वर्णन है। अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छीन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्महीन हो या अपने में डूब गए हों। लेखक ये कहना चाहता है कि सभी का व्यवहार वहाँ आने के बाद बड़ा अजीब सा हो गया था। या तो सब बहुत प्रसन्न थे या ऐसा लग रहा था कि सबका सब कुछ लुट गया। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम यानी जो हिमालय है वो सो रहा है। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन कितना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। आगे लेखक अपनी मनोस्थिति बता रहे हैं कि हिमालय के दर्शन करने के बाद उनके पास शब्द ही खत्म हो गए। उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो कल्पना शक्ति ही समाप्त हो गई कि वह हिमालय के बारे में
किस तरह की कल्पनाएं कर सकता हूँ, किस तरह का सोच सकता हूँ, वो कह रहे हैं। और लिखने के लिए भी मेरे पास शब्द खत्म हो गए कि मैं एक शब्द भी हिमालय पर लिख पाऊँ, पर कुछ नहीं। यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष, यानी उसके सामने। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है। इसने बड़ी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। यानी वो कह रहे कि अगर हम निराश हो गए तो हमारा मन जो है वो हमें इस बात के लिए समझा रहा है या प्रेरित कर रहा है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सैन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, जैसे तंदा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। वो कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन अब रविंद्र की कोई पंक्ति, यानी यहाँ पर जो रविंद्र हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ इशारा है कि उनकी कोई पंक्ति याद आ गई और मेरी जो नींद थी, आलस था, वो समाप्त हो गया और हम सक्रिय हो गए। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सैन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। आगे वो सैन के बारे में बता रहे कि सैन भी बहुत खुश था। जैसे एक छोटा बच्चा होता ना, कोई नया सुंदर सा खिलौना उसे मिल जाए जिसकी उसे बहुत दिनों से आस थी, तो वो जो प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता हमें सैन के चेहरे पर भी दिखाई दी। बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रिक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत है इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। पर्सपेक्टिव का अर्थ यहाँ पर दृष्टिकोण से है। लेखक इस तरह से कह रहे हैं कि सैन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। और जब उससे पूछा गया कि वो सिर उल्टा करके या शीर्षासन क्यों कर रहा है, तो उसका जवाब था कि हम नए पर्सपेक्टिव अर्थात दृष्टिकोण से हिमालय को देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। वो आगे कह रहे हैं कि सभी लोग इस तरह से देखते हैं, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ, एक जगह है, वहाँ पहुँचे जहाँ पर गोमती नदी भी बहती है। गोमती की उज्ज्वल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर बैठा कर लूँ या उसमें डूबा रहूँ। यानी हिमालय से जो नदियाँ बह रही थी, एक तरह से देखा जाए तो हिमालय पर्वत का ही रूप है। तो कह रहे हैं कि हिमालय को तो पता नहीं कब देख पाऊँगा, लेकिन उसकी जो बर्फ़ है उसे वो अपनी आँखों से अपने सिर पर लगाकर सोचते हैं कि शायद अब ये सारी चीज़ें मैं देख सकूँगा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्मृतियाँ लेखक को भी उसी प्रकार से आती हैं। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं। लेखक उस अनुभूति को इस समय लेखन कार्य करते हुए भी सोच रहा है। और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लगकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। यानी हम हिमालय जाने की सोचते ही नहीं, या उस दृश्य को सभी लोगों को देखने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबुक हो यही रहनी रहोगे। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा? वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊँगा मैं, फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वहीं मन रखता है। मैं करूँ तो क्या करूँ? अंतिम पंक्तियों में लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि वो हिमालय की जो ऊंचाइयाँ हैं उन्हें याद करते हैं, उन्हें वहाँ की अनुभूति याद आती हैं,
कभी कभी मन करता है संदेश भेज दूँ, कभी कभी सोचते हैं कि जब हिमालय यहाँ आएगा, हिमालय यहाँ आएगा तो नहीं, लेकिन हिमालय की जो यादें हैं उन यादों को वो अपने साथ रख कर ये सोचते हैं कि मैं फिर से हिमालय के दर्शन करने जाऊंगा। और हिमालय यहाँ आएगा का मतलब है कि उनके मन में हमेशा हिमालय की जो छटा है वो बरकरार ही रहती है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उन ऊंचाइयों में मेरा आवास है, मेरा वहीं पर मन रमता है, तो मैं अपने आप को किस तरीके से नियंत्रित कर सकता हूँ। हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है? इसका उत्तर है द, ऊबड़ खाबड़ और कष्टप्रद, क्योंकि उन्हें जाते समय बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्ल जी के साथ एमएल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? तो इसका उत्तर है ब, वह युवक चित्रकार था, चित्रकार सेन। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देकर खोया खोया सा क्यों हो गया? इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं कि लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देकर खोया खोया इसलिए रह गया क्योंकि बर्फ की सीढ़ियाँ देखकर उसे अपनी हिमालय की जो यात्रा थी वो स्मरण हो आई होगी। दूसरा प्रश्न, लेखक ने किससे मिलने पर यह कहा कि उन जैसा साथी तो सफ़र में पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है? यह बात उन्होंने शुक्ल जी के आने के बाद कही थी, अर्थात शुक्ल जी के लिए उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो हमें पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। लेखक तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक की सारी निराशा व खिन्नता कब दूर हुई? लेखक की सारी निराशा और खिन्नता तब दूर हुई जब उन्हें वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन हुए। यानी कौसानी जब वो पहुँचे थे तो उन्हें लगा कि मेरा आना व्यर्थ हो गया, लेकिन जैसे ही वो सामने बस से उतरे तो उनकी आंखें चकाचौंध रह गई। अब है लघुतरात्मक प्रश्न। त्रिताप कौन कौन से होते हैं? हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर हो सकते हैं? यह हम कह सकते हैं कि लेखक ने हमें 3 ताप यानी त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों को बताया है जो कि हर मनुष्य को बड़े ही कष्टों में रखते हैं, या उनके द्वारा मनुष्य को बहुत कष्टों को भोगना पड़ता है। और वो कह रहे हैं कि उसे शमित करने के लिए लोग हिमालय की ओर जाते हैं, वहाँ की शीतलता प्राप्त करते हैं। तो वहाँ जिस तरह से तपस्या और साधना करते हैं तो उससे उनके मन को आत्मिक शांति मिलती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि हिमालय की शीतलता से वो दुख दूर हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य में स्नोफॉल किस प्रकार पर्यटकों को अधिक आकर्षित करता है? हम ये कह सकते हैं कि हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य में स्नोफॉल यानी बर्फ़ का जो गिरना होता है वो पर्यटकों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता होगा। जिस मौसम या जिस समय में बर्फ़ गिरती होगी, कई लोग उस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचते होंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। लेखक ने कौसानी गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने कौसानी गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन किया है वो इस तरह से किया था कि यहाँ पर धीरे धीरे ग्लेशियरों से पीली केसर बहने लगी। यहाँ पर उन्होंने पीली केसर इसलिए कहा है क्योंकि सूर्योदय के समय जो सूर्य का रंग लाल है, केसरिया सा है, सिंदूरी सा है, और जो हिमालय है वो किस तरह का लग रहा है? सफ़ेद। तो उस पर जब उस सूर्य की किरणों की आभा पड़ रही है तो वो जो बर्फ़ का पहाड़ है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सफ़ेद न दिखाई देकर केसरिया रंग का दिखाई दे रहा है। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी और घाटियाँ गहरी पीली हो गई। इस तरह का वर्णन उन्होंने सूर्योदय के लिए किया है। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न को आपको अपने विवेक से करना है। दूसरा प्रश्न, पर्यटन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? या हम ये कह सकते हैं पर्यटन का अर्थ है अलग अलग स्थानों पर घूमना, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी रूप में प्रसिद्ध हो, तो ऐसी जगहों पर हमें घूमना चाहिए। और पर्यटन का हमारे जीवन में इसलिए महत्व है क्योंकि अगर अलग अलग स्थानों पर हम जाते हैं तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो हमें देखने को मिलता ही है, भौगोलिक स्थिति तो हम जानते ही हैं, लेकिन साथ ही वहाँ की जो सुंदरता है
वो भी हमारे मन में हमेशा के लिए बस जाती है। अब अपना पाठ खत्म हो चुका, प्रश्नोत्तर भी हम एक दूसरे से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए। थैंक यू।